आज मैं आपको इस सेशन में तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक एवं उसके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताऊंगी। हमने आप लोगों को पिछली सेशन में ही बताया था कि गाजी मलिक ने ही खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को मारकर एक नए वंश तुगलक वंश की नींव डाली थी। उन्हीं के बारे में आज मैं आप लोगों को इस सेशन में बताऊंगी। चलिए बिना किसी देरी के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। उन्होंने तुगलक वंश के सिंहासन पर 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया। उसने मंगोल के विरुद्ध कठोर नीतियों का प्रयोग किया तथा मंगोल कैदियों को कठोर रूप से दंडित किया था। गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मंगोलों के 29 आक्रमण को विफल किया था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इस्लाम की गहरी आस्था और उसके सिद्धांतों का वह सावधानी पूर्वक पालन करता था। उसने मुसलमान जनता पर इस्लाम के नियमों का पालन करने के लिए दबाव डाला। वह अपने साम्राज्य में बहुसंख्यक धर्म के प्रति शत्रु भाव तो नहीं रखता था, किंतु उनके प्रति दयावान भी नहीं था। हिंदू जनता के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की नीति कठोर थी। गयासुद्दीन तुगलक संगीत का घोर विरोधी था। खिलजी वंश के शासनकाल में गयासुद्दीन को दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में उसने मुल्तान उच्च तथा सिंध को चगतई खान के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की थी। उसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्म मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा है। 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन ने वारंगल पर आक्रमण किया, किंतु वहां के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने में वह असफल रहा। इसके उपरांत उन्होंने 1323 ईस्वी में द्वितीय अभियान के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक के शहजादे जोन खां या मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत में सुल्तान के प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने के लिए भेजा। उन्होंने वारंगल के काकतीय एवं मदुरा के पांड्य राज्यों को विजय कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इस प्रकार सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही दक्षिण के राज्यों में दिल्ली सल्तनत को मिलाया गया। गयासुद्दीन जब बंगाल में था तभी उन्हें सूचना मिल गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है और वह उससे राजा होने की भविष्यवाणी कर रहा है। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी तो औलिया ने उत्तर दिया कि हुनूज दिल्ली अभी दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल, जिसे उसके लड़के मोहम्मद बिन तुगलक के निर्देश पर बनवाया गया था, सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिसमें दबकर मार्च 1325 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन की हत्या उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा रचे गए षड्यंत्र के माध्यम से की गई। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उगल खां था। मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा के भाव रखने के कारण उसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। उनका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया है, जैसे कि फर्स्ट है अंतर विरोधों का विस्मयकारी विसरण, सेकेंड है रक्त का प्यासा और थर्ड है परोपकारी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक भी था। वह अरबी एवं फारसी के महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विद्याओं जैसे कि खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्क शास्त्र आदि में पारंगत था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा तथा तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियार्स की संज्ञा दी। प्रिंस ऑफ मनियार्स का अर्थ होता है धनवानों का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की।
उसके शासनकाल के दौरान 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। सुल्तान ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगस के दरबार में भेजा गया था। इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक रेहाल में उल्लेख किया है। इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन तथा डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर विभाग के बारे में लिखा है। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा तो मार्ग में थट्टा के निकट दौलांड पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। वहां पर सुल्तान की 20 मार्च 1351 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके मरने पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इल्लाह, जिसका अर्थ होता है सुल्तान ईश्वर की छाया है, यादी वाक्यों को अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा कवि एवं संगीत प्रेमी भी था। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में मैं आप लोगों को तुगलक वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन बहमन शाह एवं तुगलक वंश के पतन का कारण बताऊंगी।